हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारी धर्म के समाजशास्त्र की सीरीज पूरी हो चुकी है। एमएसओ सेकेंड ईयर की धर्म के समाजशास्त्र की सीरीज पूरी हो चुकी है और नगरीय समाजशास्त्र की सीरीज चल रही है। तो नगरीय समाजशास्त्र में हमने 2-3 वीडियोस देख लिए हैं। महानगर देख लिया, किसे कहते हैं नगर, किसे कहते हैं नगरीय समाजशास्त्र क्या है, इनकी वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जिसे चैप्टर 5 कह रहे हैं हम, अगर बुक से देखें इग्नू की तो, और जिसमें हम पढ़ेंगे कि नगरीय समाजशास्त्र के सिद्धांत और प्रमुख परिप्रेक्ष्य क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है अर्बन सोशियोलॉजी के, और उनके मेन पर्सपेक्टिव्स क्या है, जिसमें आपका अग्रेशन भी आएगा, सेसेशन भी आएगा, कंसंट्रेशन भी आएगा, सेंट्रलाइजेशन भी आएगा एंड सेपरेशन भी आएगा। ठीक है, तो हिंदी में इसे आक्रमण, अनुक्रम, संकेंद्रण, केंद्रीकरण और पृथक्करण कहते हैं। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी क्योंकि ये जो चैप्टर 5 है काफ़ी बड़ा है, उसे डिटेल में समझना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर हम ये अर्बन सोशियोलॉजी की सीरीज में, नगरीय समाजशास्त्र की सीरीज में कवर कर रहे हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए जिनके पेपर है, ताकि उनको सिलेबस कवर हो सके। तो अब हम देख लेते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र के सिद्धांत और प्रमुख परिप्रेक्ष्य क्या है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी, नगर, महानगर, नगरीय समाजशास्त्र क्या है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी एंड मेन पर्सपेक्टिव्स, नगरीय समाजशास्त्र के सिद्धांत और प्रमुख परिप्रेक्ष्य, चैप्टर नंबर 5 यहाँ से स्टार्ट है और ये इम्पोर्टेंट है। इन सिद्धांतों में विशेषकर प्रकारात्मक सिद्धांत में समाज की तुलना जीव के साथ की गई थी। प्रकारात्मक जो सिद्धांत था उसमें क्या बोला था कि जो था उसमें समाज की तुलना किससे की गई थी, जीव के साथ की गई थी। दूसरे शब्दों में समाज के धन के लिए अंगीय सादृश्यता मॉडल प्रयुक्त किया गया था। कौन सा मॉडल दिया था? अंगीय सादृश्यता मॉडल, जिसे हम साम्यावस्था सिद्धांत भी कहते हैं, जो नीचे पढ़ेंगे हम। उसकी मान्यता यह थी, अब ये मॉडल जो दिया उन्होंने, उसकी क्या मान्यता थी? उसकी मान्यता यह थी कि जिस प्रकार कि जैसे हमारे शरीर में संपूर्ण अंग काम करते हैं, उसी प्रकार हमारे समाज में भी संपूर्ण समाज के अनुरक्षा के लिए सामाजिक संस्थाएं काम करती है। कि जैसे हमारे शरीर में अलग अलग अंगों का अलग अलग कार्य है और वो मिलकर एक शरीर बनाते हैं, उसी प्रकार सामाजिक संस्थाएं मिलकर संपूर्ण समाज का निर्माण करती है। तो इस सिद्धांत को साम्यावस्था सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम थ्योरी भी कहा जाता है, इसे साम्यावस्था सिद्धांत कहा जाता है। तो इसे साम्यावस्था सिद्धांत कहा जाता है। तो अब ये आपको पता लगे कि साम्यावस्था सिद्धांत क्या है और अंगीय सादृश्यता मॉडल, बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नगरीय समाजशास्त्र के सिद्धांत में और प्रमुख परिप्रेक्ष्य में हमने मेरे पर्सपेक्टिव में ये पढ़ा है। इसके बाद इसके पर्सपेक्टिव्स भी आएंगे, अलग अलग तरह के, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, अटैक एंड फॉलोइंग, आक्रमण, अनुक्रम, परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य, सब आएगा इसके आगे देखेंगे। अच्छा, अब देख लेते हैं कि हेनरी मैन का 1885 का परिस्थिति और संविदा के मध्य अंतर और LH मॉर्गन 1847 की असभ्यता, बर्बरता और सभ्यता की संकल्पनाएं वस्तुतः सामाजिक परिवर्तन और विकास के जैविक सिद्धांत पर आधारित थी। अब इन्होंने इक्विलिब्रियम थ्योरी दी थी, प्रकार्यवादी सिद्धांत वालों ने। ठीक है, इन्होंने इक्विलिब्रियम थ्योरी दी थी, साम्यावस्था सिद्धांत दिया था, लेकिन हेनरी मैन ने आपको ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी दी थी, जैविक सिद्धांत पे दिया था कि जो भी है जैविक सिद्धांत से रिलेटेड है, जीव से रिलेटेड है। ठीक है, टोनिस ने क्या कहा इसके बाद? टोनिस ने नगरीय समाज के लिए जेसेलशाफ्ट और ग्रामीण समाज के लिए जामिनशाफ्ट शब्द गढ़े। तो इम्पोर्टेंट है, टोनिस ने जो नगरीय समाज था उसमें जेसेलशाफ्ट किसके लिए यूज किया? नगर के लिए। और ग्रामीण समाज के लिए कौन सा वर्ड यूज किया? जामिनशाफ्ट। ठीक है, शब्द गढ़े। उनके अनुसार जामिनशाफ्ट समूह पहचान या समूह की विशेषता की प्रधानता होती है। उनके मतलब है कि जो जमीन है, जो ग्रामीण है, वो किसके लिए होता है? समूह की पहचान के लिए। उसमें एक समूह की पहचान होती है, सब समूह में रहते हैं। जबकि जो जेसेलशाफ्ट होता है, जो नगरीय समाज होता है, वो व्यक्तिगत पहचान बताता है, स्वहित की विशेषता बताता है। ठीक है, तो उन्होंने जामिनशाफ्ट और जेसेलशाफ्ट के मध्य द्विविभाजन विभाजन केवल बसावट के स्वरूपों की प्ररूपता में नहीं है, इसकी भिन्न यह गांवों और नगरों में जीवन यापन के तरीकों के भाव में भी है। तो ये जो टोनिस थे, उनका ये कहना था कि नगरीय समाज को उन्होंने एक वर्ड दे दिया जेसेलशाफ्ट और ग्रामीण समाज के लिए जामिनशाफ्ट। ठीक है, तो जेसेलशाफ्ट जो था, उन्होंने बोला जामिनशाफ्ट जो होता है, वो नगरीय और ग्रामीण के लिए होता है, और उन्होंने बोला वो समूह पहचान पे बल देता है।
ठीक है, क्योंकि जैसे शब्द जो होता है वो नगरीय के लिए होता है, और नगरी में लोग अपनी अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाते हैं, अपना स्वहित देखते हैं। तो उन्होंने जैमिन शॉर्ट और जैसे शॉर्ट के बीच द्विविभाजन बसावट के स्वरूपों के प्रारूपता में नहीं किया, जबकि उन्होंने जीवन यापन के तरीके में भी किया है कि ग्रामीण और नगरों का जीवन यापन का तरीका भी बहुत अलग अलग होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब टोलकट पार्सन्स ने इस द्विविभाजन का विश्लेषण अधिक स्पष्टता और लचीलेपन के साथ निम्न प्रकार किया है। ठीक है, तो टोलकट पार्सन ने अब इस द्विविभाजन का, जो कि टोनिज ने किया था द्विविभाजन जैमिन शॉफ्ट और जैसे शॉफ्ट में, इसी पे टोलकट पार्सन्स ने भी अपने विचार व्यक्त किए। देख लेते हैं। तो टोलकट पार्सन ने कहा है कि जैमिन शॉफ्ट की पहचान अनन्यता, गुणवत्ता, प्रभाविता और विस्तारिता के रूप में की है। तो जैमिन शॉफ्ट की पहचान उन्होंने अनन्यता के बारे में की है कि जिसमें जिस चीज में गुणवत्ता होती है। जैमिन शॉफ्ट हमने पढ़ा था कि समूह की पहचान, मतलब एक गांव वाला होता है। जैमिन शॉफ्ट कौन सा है? गांव वाला। तो उसमें क्या होती है? अनन्यता होती है, गुणवत्ता होती है, लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। लेकिन जो जैसे शॉफ्ट की विशेषताएं विश्ववाद है, कार्य निष्पादन है, वो अपना काम खुद करते हैं, उभय निश्चितता है। जो जैसे शॉफ्ट होते हैं, नगर वाले होते हैं, वो अपना जीवन जीते हैं, अपने लिए जीते हैं, अपने लिए कार्य करते हैं, अपना स्वहित ज्यादा देखते हैं, जबकि गाँव में समूह की पहचान की जाती है। तो टोलकट पार्सन का यही कहना है कि जैमिन शॉफ्ट की पहचान, जैमिन शॉफ्ट में गाँव में अनन्यता पाई जाती है, गुणवत्ता पाई जाती है, लेकिन जैसे शॉफ्ट में कार्य निष्पादन और विश्ववाद पाया जाता है। इमाइल दुर्खाइम ने भी समाजों के, अब द्विविभाजन हो रहा है, अगर सब अपना अपना बता रहे तो इमाइल दुर्खाइम का भी, दुर्खिम ने भी बताना है। आपको पता है हमने धर्म की सीरीज पूरी कर ली है, उसमें भी इमाइल दुर्खाइम के और कार्ल मार्क्स के जितने भी धर्म के प्रकारवादी सिद्धांत है, सारे विचारकों के हमने विचार उसमें देखे हैं, सिगमंड फ्राइड के, लेवी स्ट्रॉस के, सबके देखिए। अब हम इमाइल दुर्खाइम का ये देख लेते हैं। अगर आपको नोट चाहिए तो टेलीग्राम लिंक में सेंड कर दूंगी। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी नगरीय समाजशास्त्र की तो आप देख लेना, ताकि आपको आगे का क्लियर होता जाए। ठीक है, इमाइल दुर्खाइम ने समाजों के द्विविभाजन संबंधी विचारों का अनुसरण किया। श्रम विभाजन के उनके सिद्धांत के अनुसार दो प्रकार का सामाजिक समक्य है। तो उन्होंने क्या किया? श्रम विभाजन के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने दो प्रकार में सामाजिक समक्य को बांट दिया। ठीक है, कितने में बांट दिया? दो में। ठीक है, दो में बांट दिया उन्होंने। पहला था जैविक समक्य। जैविक समक्य में क्या होता है? अधिक जटिल समाज जिसकी जनसंख्या अधिक है और सामाजिक भूमिकाओं का विभेदीकरण है। जैविक समक्य में वो आता है जिसमें बहुत ज्यादा जटिल समाज पाया जाता है। जटिल मतलब जहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। लेकिन यांत्रिक समक्य जो होता है उसमें सरल खंडीय समाज होता है, जिसकी विशेषताएं निम्न प्रकार है। वहाँ पे आराम से खंड किए जा सकते हैं समाज के। लेकिन यहाँ पे जनसंख्या अधिक है तो अधिक जटिल समाज पाया जाता है। इनकी विशेषताएं क्या है? सर्वाधिक आय रूप में श्रम विभाजन, अलग अलग रूप में श्रम विभाजन किया जाता है, दमनकारी कानून पाया जाता है और सामूहिक अंतरात्मा भी वहाँ पर पाई जाती है। इतना नहीं है, आपको बस इतना समझना है कि जैविक समक्य और यांत्रिक समक्य में इमाइल दुर्खाइम ने श्रम विभाजन के सिद्धांत को बांटा। दो प्रकार के सामाजिक समक्य में बांटा, पहले जैविक में और दूसरा यांत्रिक में। जैविक जो होता है अधिक जटिल समाज की जनसंख्या के लिए होता है और यांत्रिक समक्य सरल खंडीय समाज के लिए होता है। अब देख लेते हैं दुर्खिम के अनुसार नगरीय जटिल समाजों की विशेषताएं जैविक समक्य है। तो दुर्खिम के अनुसार जो नगरीय है, जो नगरीय चीज है वो कहाँ पाई जाती है? जैविक समक्य में पाई जाती है। जैविक समक्य में क्या होता है? जनसंख्या अधिक होती है, तो नगरीय कहाँ पाई जाती है? जैविक समक्य में। दो कारक है जिनसे व्यक्ति नगरों में जाते हैं। उनके हिसाब से दो कारक है जिनसे व्यक्ति नगरों में जाते हैं। पहला तो जनसंख्या घनत्व की जनसंख्या ज्यादा हो जाती है और दूसरा नीतिगत घनत्व, जो अंतर क्रिया का घनत्व ज्यादा पाया जाता है। मतलब लोगों को काम के लिए, श्रम के लिए, मजदूरी के लिए लोग जो है नगरों की तरफ प्रस्थान करते हैं। मैक्स वेबर ने नगरीय जीवन और संगठनों के आदर्श प्रारूपी मॉडल, आइडियल टिपिकल मॉडल का ही अनुसरण किया, पर वह टोनीज और दुर्खिम से भिन्न है। हमने आइडियल टाइप मॉडल पढ़ा था मैक्स वेबर का पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो आपको जरूर देखनी चाहिए, आपको क्लियर होगा, क्योंकि सीरीज चल रही है तो पूरी सारी वीडियोस देखो, ताकि आपको एक एक चैप्टर और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी करा रही हूँ मैं कवर, जो क्लियर हो जाए। ठीक है, आइडियल टाइप मॉडल हमने नॉन पोलर आदर्श प्रकार पढ़ा था पिछली वीडियो में, जो कि महानगर की वीडियो है, उसमें ही मैंने उसके साथ ही वो टॉपिक कवर करवा दिया था। नगरीय संरचना के धन के उपागम उसी में है। ठीक है, तो मैक्स वेबर ने भी नगरीय जीवन के लिए आइडियल टिपिकल मॉडल दिया था, लेकिन वो टोनीज और दुर्खिम से भिन्न था। हमने टोनीज और दुर्खिम का देखा, उससे अलग था उनका था। उनका मानना था कि नगर को बाजार का स्थान माना जाता है। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि नगर ही बाजार का
स्थान माना है किसने? मैक्स वेबर ने। ये सामाजिक समक्य और सामाजिक साहचर्य के महत्व को कम नहीं करता। नगर विनिमय की एक विस्तृत व्यवस्था है और उसके आदर्श प्रकार पद्धति में दो पहलुओं पर विशेष ध्यान, आर्थिक संगठन और राजनीतिक संगठन। तो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने बोला कि नगर विनिमय की एक विस्तृत व्यवस्था है जहाँ पे लोग विनिमय करते हैं, लोग बाजार है जहाँ पे लोग अपना कार्य करने आते हैं, पैसे कमाने आते हैं। तो यहाँ पे आदर्श प्रकार की पद्धति में उन्होंने दो पहलू पर ज्यादा ध्यान दिया था। जो हमने आदर्श प्रकार की पद्धति पढ़ी थी, नॉन पोलर और पोलर, पिछली वीडियो आप देख लेना जरूर, तभी आपको क्लियर भी हो जाएगा ये कि आर्थिक संगठन और राजनीतिक संगठन पर उस पर ज्यादा बल दिया गया था। अंत वेबर का आदर्श प्रकार नगर एक भिन्न प्रकार का है। तो वेबर का जो आदर्श प्रकार का नगर है वो अलग तरह का है। उसमें किसी निश्चित अवधि के समय और स्थान में नगर के रूप से नहीं लिया जा सकता, किसी निश्चित अवधि के साथ इसे नहीं जोड़ा जा सकता। तो एफ टोनिज, एमाइल दुर्खिम और मैक्स वेबर के सिद्धांतिक मॉडल में एक बात सामान्य है। अब इन सब के मॉडल्स जो आ गए इसमें एक बात सामान्य है, वो क्या है कि सिद्धांतिक मॉडल उन्होंने विश्लेषणात्मक द्विविभाजनों के माध्यम से सामाजिक संबंधों के विभिन्न रूपों के मध्य अंतर करने का प्रयास किया। तो इसमें एक बात सामान्य ये है कि उन्होंने दो विभाजन किए, द्विविभाजन, हर मॉडल के दो विभाजन किए। जैसे कि हमने टोनिज का देखा, जैसे जामी शाफ्ट में बैठा, ऐसी डॉर्गर पर्सन ने भी उस दो में बैठा, ऐसी इमाइल दुर्खाइम ने जैविक समक्य और यांत्रिक समक्य में बैठा। होप से आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सरल भाषा में इसको समझा पाऊँ ताकि आप लिख सको, तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब देख लेते हैं। अब इन्होंने बोला द्विविभाजन में बांटा, मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे उन्होंने द्विविभाजन में इसको बांटा। ठीक है, अब उनके सिद्धांत में मानव विषावटों के विभिन्न प्रकारों की अपेक्षा सामाजिक अंतर्क्रिया के विभिन्न पैटर्नों की व्याख्या करने के लिए विपरीत संबंध का वर्णन किया है। तो उन्होंने सामाजिक संबंधों के विभिन्न रूपों के मध्य अंतर करने का प्रयास किया, उन्होंने विभिन्न अंतर किया। तो इसमें ये बता सकते हैं हम, इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि एफ टोनिज, एमाइल दुर्खाइम और मैक्स वेबर के सिद्धांतिक मॉडल में एक बात सामान्य है, वो क्या है कि वो द्विविभाजनों के माध्यम से सामाजिक संबंधों के विभिन्न रूपों को, कि मतलब सब में द्विविभाजन पाया गया है। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि नगरीय समाजशास्त्र के सिद्धांत में हमने ही पढ़ा कि अंग्रेज सादृश्यता मॉडल क्या होता है, समवस्था सिद्धांत क्या होता है, जमीन शाफ्ट क्या होता है। अब इसके आगे हम एमाइल दुर्खाइम और इसके आगे अब देख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसका इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। तो सामाजिक संगठन और ये इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, परिस्थिति की परिपेक्ष्य। तो अभी हमने नगरीय समाजशास्त्र के सिद्धांत देख रहे थे, हम अभी क्या आगे पर्सपेक्टिव शुरू हो गए। तो पहला पर्सपेक्टिव यही है, सामाजिक संगठन और व्यवहार पर नगरीय पर्यावरण से उत्पन्न प्रभावों को समझने हेतु नगरीय समाजशास्त्र का पारिस्थितिकी उपागम दो मौलिक पूर्व धारणाओं पर आधारित है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि पारिस्थितिकी वर्ड बार बार यूज होगा, तो आपको ये समझना है कि पारिस्थितिकी होता क्या है। तो पिछली वीडियो आपने अगर देखी हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पारिस्थितिकी क्या होता है। तो इसमें पिछली वीडियो में हमने नगर वाली वीडियो में नगरीय समाजशास्त्र क्या है, उसमें हमने ये पारिस्थितिकी पढ़ा था कि पारिस्थितिकी एक विज्ञान है जो सजीव पदार्थों और पर्यावरण के बीच अध्ययन करती है। ठीक है, तो उसके लिए वीडियो देखनी जरूरी है, आप देख लेना वीडियो। तो हम यहाँ पर पारिस्थितिकी परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं कि पारिस्थितिकी उपागम कौन सी दो पूर्ण धाराओं पर आधारित था। कि मान्यता यह है कि नगरीय स्थान में सामाजिक जीवन का अध्ययन नगरीय स्थान का सृजन है। अतः मानव पारिस्थितिकी का संबंध मानव जनसंख्या द्वारा सामूहिक रूप से अपने पर्यावरण से अनुकूलन करने की विधि से है। तो इनका कहना यह है कि अगर नगरीय स्थान में सामाजिक जीवन का अध्ययन कैसे किया जाता है, जो नगरीय स्थान है जहाँ पर उसमें सामाजिक जीवन का अध्ययन नगरीय स्थान का ही सृजन होता है। लोग जो है मानव परिस्थितिकी में क्या होता है, लोग जो है आपस में संबंध बनाने लगते हैं। मानव जनसंख्या द्वारा सामूहिक रूप से अपने पर्यावरण से अनुकूलन करने की विधि से है। जो जनसंख्या है वो जहाँ वो रहने लग जाती है उसके पर्यावरण के रूप वो बसती जाती है और आपस में मिलजुल कर रहती है। पहला परिप्रेक्ष्य ये था। और दूसरा है कि परिस्थितिकी विभिन्न विधाओं के सम्मिश्रण को प्रकट करती है। परिस्थितिकी बताती है कि सारी चीजें आपस में कैसे मिश्रित है, और यह अंतर्वृद्धा अध्ययन है जिसके क्षेत्र में अर्थशास्त्र, भूगोल और समाजशास्त्र के क्षेत्र समेत है। तो इसमें क्या है, और भी अलग अलग तरह के अर्थशास्त्र और भूगोल और समाजशास्त्र के क्षेत्र भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो पारिस्थितिकी परिप्रेक्ष्य हमें ये बताता है कि कैसे सजीव पदार्थों और पर्यावरण का संबंध आपस में होता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट इसी के बारे में बताते हैं। और पारिस्थितिकी उपागम देख लेते हैं। पारिस्थितिकी उपागम कब शुरू हुआ था, हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था ये कि 1950 के दशक में शिकागो विश्वविद्यालय में रॉबर्ट इजरा पार्क और उनके साथी के द्वारा विकसित किया गया था पारिस्थितिकी उपागम। जीव विज्ञान का जो उपागम था 1950 के दशक में शिकागो विश्वविद्यालय में रॉबर्ट इजरा पार्क मतलब रॉबर्ट ई पार्क और उनके साथियों के द्वारा विकसित किया गया था। उनका मानना था
कि मनुष्य का धरती के साथ संबंध नहीं, अपितु मनुष्य का मनुष्य के साथ ही संबंध है। तो उन्होंने कहा कि आपस में मनुष्य का संबंध है, मनुष्य का धरती के साथ संबंध नहीं है। रॉबर्ट बाग के पारिस्थितिकी मॉडल पर अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, इमारती जोखिम का अत्यधिक प्रभाव है। जो रॉबर्ट बाग ने अपना पारिस्थितिकी मॉडल बनाया है, ठीक है, उस पर किस किस का प्रभाव है? अगस्त काम्टे का याद है आपको, समाजशास्त्र के जनक कहा जाता है इन्हें। हर्बर्ट स्पेंसर, इमारती जोखिम का अत्यधिक प्रभाव है उनके मॉडल पे। तो रॉबर्ट बाग के अनुसार मानव समाज के दो पहलू हैं। रॉबर्ट बाग ने अब क्या किया, मानव समाज को दो पहलुओं में बांट दिया। उन्होंने भी द्विविभाजन कर दिया। समुदाय में बांट दिया जिसमें मानवीय स्वभाव जो उत्तर जीविता के लिए प्रतिस्पर्धा में व्यक्त है, और दूसरा समाज है जिसमें सर्वसम्मति और सामान्य उद्देश्य की अभिव्यक्ति है। तो पहला आता है समुदाय। समुदाय में क्या होता है? ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है? मानवीय स्वभाव जो है अपने आप में लोगों आपस में एक दूसरे को लोग जानते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा इसमें है समाज, इसमें क्या होती है? सर्वसम्मति पाई जाती है, सामान्य उद्देश्य की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। समाज में जो है लोग अपनी अपनी सर्वसम्मति मतलब सब अपनी सम्मति मतलब सब अपने विचार व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो एक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोच्च है, एक और जगह दिखा रहे हैं कि लोग अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में है, तो दूसरी ओर व्यक्तिगत इच्छा है, ठीक है, दूसरी ओर सामूहिक है। तो एक और जो है व्यक्तिगत इच्छा बता रहे हैं अपनी कि हाँ हमें व्यक्तिगत जो है हमारी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारी वो सर्वोच्च है, जैसे कि नगरों में होता है। ऐसे समुदाय में दूसरी जगह ना समुदाय में कह रहे हैं कि हम तो इकट्ठे होके रहते हैं, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन की पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में वेब ऑफ लाइफ की धारणा प्रस्तुत की थी उन्होंने, जिसके माध्यम से सभी जीव अन्य सभी जीवों से अंतर्निर्भरता या सजीवता के बंधन से संबंधित था। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में जो पुस्तक लिखी थी उसमें वेब ऑफ लाइफ की एक धारणा प्रस्तुत की थी उन्होंने। उसमें उन्होंने लिखा था कि जो जितने भी जीव है वो आपस में अंतर्निर्भर होते हैं, ठीक है, अंतर्निर्भरता पाई जाती है उनमें। तो डार्विन के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए रॉबर्ट बाग ने कहा, डार्विन के सिद्धांत का उन्होंने किसके सिद्धांत का अनुकरण किया? डार्विन के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए रॉबर्ट बाग ने कहा कि प्रत्येक जीवित समुदाय में सदा ही एक या अधिक प्रधान प्रजातियां होती है। इसी प्रकार मानव समुदाय में उद्योग और वाणिज्य का प्रभुत्व है। तो उन्होंने बोला कि हर जीव समुदाय में जितने भी जीव समुदाय पाए जाते हैं उसमें कुछ प्रजातियां होती है, प्रधान होती हैं जो, ठीक है। तो जैसे उसमें प्रधान प्रजातियां पाई जाती है, उसी प्रकार मानव समुदाय में भी उद्योग और वाणिज्य का प्रभुत्व है। तो सबसे ज्यादा मानव समुदाय में क्या पाया जाता है? उद्योग और वाणिज्य, पैसे को महत्व दिया जाता है। तो यही कारण है कि वे नगर में महत्वपूर्ण केंद्रीय स्थानों के लिए अन्य प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ सकते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि नगर में पैसा कमाने के लिए वो अन्य प्रतिस्पर्धाओं को पीछे छोड़ देते हैं। गाइस आपको समझ आ रहा होगा ये इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि रॉबर्ट बाग लिखते हैं कि उद्योगों और वाणिज्य संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थानों के लिए संघर्ष दीर्घ काल में प्रभुत्व के सिद्धांत का निर्धारण करता है। तो रॉबर्ट बाग का ये कहना है कि जो उद्योग है और वाणिज्य है वो संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थानों के लिए संघर्ष करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा जो है स्थान है और ऊंचा होता जाए। अब जिसके बाद अगर कोई जॉब कर रहा है एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो चाहता है कि मैं और अच्छा काम करूं, मैं और कुछ नया सीखूं और धीरे धीरे मेरी जॉब की मेरी जो सैलरी है वो बढ़ती जाए। तो हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यही रॉबर्ट बाग यही कहते हैं कि उद्योगों और वाणिज्य संस्थाओं के कारण लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि जल्दी करना चाहते हैं वो, ठीक है। तो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, इसकी आलोचनाएं भी हैं, देख लेते हैं। तो एल विर्थ ने अपने लेखन, अब एल विर्थ भी आ गए, उन्होंने अपने अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ में मानव पारिस्थितिकी के नगर के 3 महत्वपूर्ण परिवेश बताए। अभी हम इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं तो हम ये भी पढ़ रहे हैं इसमें कि इसमें सभी विचारकों ने क्या क्या कहा है, ठीक है। तो अब हम एल विर्थ पे आ गए। तो एल विर्थ ने कहा है कि इसने इसका 3 महत्वपूर्ण परिवेशों में बांटा है। पहला मानव पारिस्थितिकी, दूसरा संगठनात्मक और तीसरा सामाजिक विज्ञान मनोविज्ञान। उनके अनुसार इन सभी तीनों को परस्पर पूरक होना चाहिए। उनके अनुसार अगर मानव पारिस्थितिकी विज्ञान का अगर हम विश्लेषण कर रहे हैं तो उसमें ये तीनों चीजें होनी चाहिए। मानव पारिस्थितिकी होनी चाहिए, मानव पारिस्थितिकी होनी चाहिए, संगठन होना चाहिए और समाज का मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी ये तीनों परस्पर पूरक होंगे। रेडफील्ड ने भी उन्होंने भी अपनी राय दी है। रेडफील्ड ने नगर को एक विशाल, जटिल और तेजी से परिवर्तित होती हुई दुनिया के रूप में देखा है और उसको ग्राम्य समाज से विपरीत बताया है कि गांव से विपरीत ही नगर कहलाता है।
तो उनके ग्राम्य समाज के आदर्श प्रकार की विशेषता निम्न प्रकार के समूह है। तो उन्होंने ग्राम्य समाज के आदर्श प्रकार की विशेषता बताई है। इसमें लघु समूह आते हैं, पृथक समूह आते हैं, निरक्षर समूह आते हैं, सजातीय समूह आते हैं। तो हमने इकोलॉजिकल, अभी हम इसकी आलोचना देखते हैं। तो इकोलॉजिकल में जान के आपको ना बार बार क्या कहते हैं उसे, हाँ, मैं बार बार आपको रिवाइज कराती हूँ ताकि पीछे का आपको फिर से क्लियर होता जाए कि पारिस्थितिकी परिवेश में हमने देखा कि जो पारिस्थितिकी परिवेश है वो सजीव पदार्थों को और आपके पर्यावरण को आपस में संबंध बताता है उसका, ठीक है। और इसी में इसने नगर में बताया है और गांव में बताया है, ठीक है। ऐसे ही हमने पारिस्थितिकी उपागम देखा कि 1950 के दशक में आया था और शिकागो विश्वविद्यालय में रॉबर्ट ई पार्क और उसके साथियों ने विकसित किया था। लेकिन रॉबर्ट पार्क के पारिस्थितिकी मॉडल पर उन्होंने किस ने उनका अत्यधिक प्रभाव था, ये भी हमने देखा। रॉबर्ट पार्क के अनुसार मानव समाज के दो पहलू देखे। चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा है, डार्विन के सिद्धांत पे रॉबर्ट ई पार्क ने क्या कहा है, उसके बाद एलियट ने अपना सिद्धांत दिया है, फिर रेडफील्ड ने अपनी विचार व्यक्त किए हैं, ठीक है। अब आलोचना देख लेते हैं कि पारिस्थितिकी उपागम की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। ये गलत लिखा है यहाँ पे, आलोचना आना था, सॉरी, मेरी मिस्टेक है। तो आलोचनाएं कितनी है, 3 है। तो पहला देख लेते हैं। सर्वप्रथम इसकी बुनियादी मान्यता कि अगर नगर का विकास स्वचालित शक्ति जिसमें प्रतिस्पर्धा और चयन सम्मिलित थे का परिणाम था कि अपनी एक महत्वपूर्ण सीमा है। डेवी का तर्क है कि आवासीय और स्थापन के पैटर्न मुख्यतः औद्योगिक स्थापन के पैटर्न का फलन है। उद्योग संचार के साधनों के आसपास स्थित होता है जिसका कोई समरूप पैटर्न नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो पहला था इसमें इन्होंने बताया था कि जो है नगर जो है प्रतिस्पर्धा और चयन पे होता है कि लोग प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए ही नगरों तक आते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो उन्होंने ये कहा कि ये चयन तक ही सम्मिलित नहीं थे, इसमें और भी कारक जो है पाए जाते हैं पारिस्थितिकी उपागम में। यही नहीं कि प्रतिस्पर्धा और चयन ही है, और भी आवासीय, अब उन्होंने बोला कि जो आवासीय स्थापन के पैटर्न थे वो मुख्यतः औद्योगिक स्थापन के पैटर्न का फलन है। उन्होंने कहा कि जो है उद्योगों संचार के साथ उद्योगों और वाणिज्य, हमने देखा था उद्योगों और वाणिज्य के साथ उसको जोड़ा गया था। तो उसका कहने का मतलब ये है कि सिर्फ उद्योग और वाणिज्य से ही उनको जोड़ा नहीं जा सकता, और भी साधन होते हैं। तो उसकी कमी ये पहली है कि इन्होंने एक तो प्रतिस्पर्धा और चयन पर ध्यान दिया, जो कि जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रतिस्पर्धा और चयन ही सम्मिलित थे, और भी कारक थे इसमें जो पाए जाते थे। और इसी में ये भी इन्होंने बताया कि वाणिज्य और उद्योग पर ही, आपने देखा था पीछे हमने देखा कि उद्योग और वाणिज्य पे बल दिया गया था, लेकिन उस पर ही, और लेकिन अन्य साधन भी इसमें महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ आ गया। तो दूसरा देखते हैं, पारिस्थितिकी शोध में सांख्यिकी विश्लेषण के साधन से संबंधित है। रॉबिन्सन ने पारिस्थितिकी सहसंबंधों और व्यक्ति सहसंबंधों के बीच विभेद किया और व्यक्तिगत सहसंबंध के लिए एक साक्ष्य के रूप में पारिस्थितिकी सहसंबंध के प्रयोग की त्रुटि की ओर इंगित किया। तो पारिस्थितिकी शोध में जो है उन्होंने सांख्यिकी विश्लेषण के साधन से संबंधित बताया नहीं है। उन्होंने पारिस्थितिकी को हमेशा मानव से जोड़कर देखा है, व्यक्तियों से जोड़कर देखा है, लेकिन उसको एक सांख्यिकी विश्लेषण भी है जिससे नंबरों से भी उन्होंने नंबरों से उसको जोड़कर नहीं देखा है, ठीक है। तो रॉबिन्सन ने बताया है कि पारिस्थितिकी सहसंबंधों को व्यक्तिगत सहसंबंधों के बीच उन्होंने विभेद किया है कि व्यक्तिगत सहसंबंध पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी सहसंबंध अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ व्यक्तियों से ही पारिस्थितिकी संबंध को जोड़ना ही उचित नहीं है। तो तीसरा, फारी ने कहा है कि मानव पारिस्थितिकी ने अवस्थिति संबंधी कार्यकलाप की व्याख्या विशुद्ध रूप से आर्थिक अधिकतम करने की दृष्टि से की है। इसके विपरीत उसका तर्क है कि इस स्थान का प्रतीकात्मक और आर्थिक मूल्य हो सकता है। तो उनका कहना यह है कि इन्होंने सिर्फ इसको आर्थिक पे ही बांटा है, ठीक है, आर्थिक की चीज पे ही बांटा है। आर्थिक मतलब पैसे पे ही, फाइनेंशियली इस पे ज्यादा बल दिया गया है, और किसी कार्यकलाप पे, राजनीतिक पे, सांस्कृतिक पे, मानव परिस्थिति में इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया। तो ये भी इसका एक क्या है, आलोचना है इसकी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं। तो हमने इसका वो देख लिया, इकोलॉजिक प्रोस्पेक्टिव। अब नेक्स्ट इसका प्रोस्पेक्टिव है अटैक और फॉलोइंग, जिसे आक्रमण और अनुक्रम कहते हैं। इसे, ये जो है बर्गेस का सिद्धांत था, बर्गेस के संकेंद्रित जॉन मॉडल का मूल। आगे जो है ना हम मॉडल्स पढ़ेंगे जो नगर के ऊपर कितने कैसे कैसे मॉडल्स दिए, उसमें एक पहला मॉडल आएगा बर्गेस का। मैं आपको थोड़ा सा उसका दिखा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये जो है वो ये आक्रमण और अनुक्रम उससे रिलेटेड है। जब हम उसको पढ़ेंगे ना तो हमें ये भी थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। तो ये तो क्षेत्रीय मॉडल है, ये भी सारे मॉडल्स हम कवर करेंगे।
ये था पहला मॉडल, ठीक है, जो वर्गीस का था, ई वर्गीस के द्वारा बनाया गया था, केंद्रीय अंचल के मॉडल ऑफ कंसेंट्रिक जोन। ये मॉडल था केंद्रित अंचल के मॉडल, वर्गीस द्वारा बनाया गया था। तो इसमें उसी का बताया गया थोड़ा, तो आपको ये देखना पड़ेगा। उसके बाद अब जब आप वो वीडियो देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो वर्गीस के केंद्रीय जोन मॉडल का मूल था ये, वर्गीस का जो मॉडल था उस पर ये आधारित था। तो पड़ोस परिवर्तन और नगर का विकास का वर्णन करने के लिए पारिस्थितिकी से इन दोनों प्रक्रिया को स्वीकार किया जाता है, जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह दूसरे समूह को बहुमूल्य नगरीय स्थान में धकेलकर स्वयं को स्थापित करने में सफल होता है। हाँ, तो इसमें मॉडल में बताया कि पड़ोस परिवर्तन नगर का विकास का वर्णन करने के लिए क्या कह रहे हैं कि जब एक समूह जो होता है वो दूसरे समूह को नगरीय स्थान में धकेल कर स्वयं आगे बढ़ने लगता है, ठीक है। तो जो समूह होता है, एक सामाजिक समूह जो होता है दूसरे समूह को बहुमूल्य नगरीय स्थान में धकेल कर स्वयं को स्थापित करने में सफल होता है। तो क्या होते हैं आजकल की प्रतिस्पर्धा का आपने देखा ही है कि लोग दूसरे को हटाकर खुद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वही बताया है इसमें। और इन शब्दावलियों का संबंध शिकागो संप्रदाय विशेषकर वर्गीस के जोन मॉडल से, जो हमने पहले पढ़ लिया कि वर्गीस के केंद्रीय जोन मॉडल का मूल है ये, उसके जोनल मॉडल से जुड़े हुए हैं। उस मॉडल को हम आगे वीडियो में क्लियर करेंगे। तो इस मॉडल में के अनुसार आवास और अन्य कार्यकलापों के लिए आप्रवासी आबादी की जमीन की बढ़ती मांग उन्हें बाहरी इलाकों में जाने के लिए बाध्य करती है। इस मॉडल को हम वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा मैं इस मॉडल को बता देते कि इस मॉडल में क्या होता है, जो आवास होता है और अन्य कार्यकलापों के लिए जो लोग होते हैं, वो अप्रवासी जो आबादी होती है, वो जमीन की जैसे जैसे मांग बढ़ती जाती है बाहरी इलाकों में जाने के लिए बाध्य करती है। जैसे एक एरिया है, जैसे यहाँ पे मार्केट है, ठीक है, तो इस मार्केट के पास का जितना भी ये एरिया है, इसमें यहाँ पे किराया, रेंट और मकान, जमीन की जो मांग होगी, जमीन के जो पैसे होंगे वो बहुत बड़े हुए होंगे, ठीक है। डिमांड मतलब इसमें अगर कोई किराए पे रह रहा है तो उसका रेंट बहुत ज्यादा होगा, और अगर किसी ने जमीन खरीदनी है उसकी वैल्यू, उसकी मनी मतलब उसके पैसे बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। यहाँ से आपको समझ आया। तो फिर वो क्या करते हैं, जो यहाँ पे जमीन की बढ़ती मांग है तो उसके लिए वो दूर दूर के क्षेत्रों में जाते हैं, दूर दूर रहना शुरू कर जाते हैं यहाँ पे। तो उन्हें बाहरी इलाकों में जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे महंगाई ज्यादा है। तो जो गरीब लोग हैं, जो कि अपने कमाने के लिए इधर आए हैं, तो वो इस क्षेत्रों से दूर जाकर रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये क्लियर हुआ आपको? ये मॉडल मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको वीडियो को देखनी पड़ेगी, मैं आगे डाल दूंगी वीडियो। वो मॉडल्स हमें जरूर समझने हैं, और ये तो मॉडल इतना इम्पोर्टेंट है कि हर पेपर में हर बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब आक्रमण का अर्थ देख लेते हैं, क्योंकि हम आक्रमण और अनुक्रम पढ़ रहे थे, तो हमने इसमें वर्गीस का मॉडल देखा कि कैसे उन्होंने वर्गीस के मॉडल से उससे जुड़ा हुआ है। तो आक्रमण का अर्थ क्या होता है आपको पता ही है, आक्रमण मतलब अटैक, ठीक है, जिसे अग्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो विभिन्न परियोजना और रोजगार, शिक्षा इत्यादि के लिए नजर केंद्र की और ग्रामीण आबादी का प्रवाह। तो इसमें आक्रमण का अर्थ ये नहीं है कि युद्ध कर रहे हैं, हम किसी पे आक्रमण कर दिया, नहीं। जिस तरह हम आक्रमण करने के लिए अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाते युद्ध कर रहे हैं, इसी प्रकार, ठीक है, हम अलग अलग चीजों के लिए, अब हम किस चीज के लिए जाते हैं नगरों में, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, नजर जब हम ग्रामीण से नगर की ओर जाते हैं उसे हम आक्रमण कहते हैं। मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा। जैसे हम दोबारा बताती हूँ, जैसे अगर हम युद्ध करने जा रहे हैं, ठीक है, अब पुराने जमाने में देखो, अगर लोग युद्ध करने जाते थे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, अपने राज्य में तो नहीं करते थे युद्ध, ऐसे खाली जगह पे युद्ध किया जाता था, ठीक है। तो वहां पे क्या करते थे, वो जाते थे वहां पे और फिर युद्ध करते थे। ऐसे ही यहाँ पे आक्रमण का अर्थ है कि लोग अपनी रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, अपने पूंजी के लिए ही ग्रामीण से आबादी का प्रवाह वहां पर नगरों की ओर जाता है। तो ये अप्रवासी समूह की निम्न आर्थिक परिस्थिति में व्यक्त होता है। तो आर्थिक परिस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पैसों के लिए भी लोग वहाँ पे जाते हैं और वह निकटवर्ती आवासीय क्षेत्रों की ओर अग्रसर होते हैं, और ये कार्य वर्तमान निवासियों के जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो जो वहाँ के निवासी है उनको क्या होती है, उनकी जो वहाँ के निवासी है उनको काम, अब वहाँ से लोग जब दूसरी जगह से यहाँ के गाँव में यहाँ काम करने लगते हैं, तो जो नगर के निवासी होती है वहाँ पे उनको काम मिलना थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ जाती है। वो जो गांव से आएंगे लोग, वो कम से कम रेट में भी काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। तो कभी कभी उच्च परिस्थिति समूह ये विचार करते हैं कि नगर से निकलकर नगर की परिधि में बसना अधिक शेषकर और सुविधाजनक है। आक्रमण शब्द का नकारात्मक लक्ष्यार्थ है, जो कि नवीन अप्रवासियों के लिए निवासी जनसंख्या के नकारात्मक भाव को प्रकट करता है।
तो ये क्या कह रहे हैं कि जो कभी कभी हम क्या होता है एक नगर से निकल के दूसरे नगर में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे बसना आसान है, ठीक है, वहाँ पे जमीनों की मांग कम है, मतलब जमीन का रेट कम है, तो वहाँ पे रहना भी आसान है, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, तो आक्रमण शब्द जो है नकारात्मक वे में यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि नवीन अप्रवासियों के लिए, जो नवीन मतलब जो नए अप्रवासी है उनके लिए नकारात्मक भाव को दर्शाता है, ठीक है। आक्रमण का अर्थ आपको समझ आ गया, युद्ध के हिसाब से मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया। अब अनुक्रम का अर्थ देखते हैं, जो आवश्यकता होने पर लोगों के बाहरी क्षेत्रों में अनुक्रमिक गतिशीलता को प्रकट करती है। यह गतिशीलता न तो विषम होती है और न ही एक समान। तो अनुक्रम का अर्थ यही है कि जब हमें आवश्यकता पड़ी, हमें पता है कि यहाँ पे मांग डिमांड बढ़ गई है, जमीनें बहुत महंगी है, तो हम यहाँ से दूर रहेंगे थोड़ा जहाँ पे जमीनें सस्ती होगी। तो ये अनुक्रम है कि अब हमें आवश्यकता होने पर लोगों के लिए बाहरी क्षेत्रों में अनुक्रमिक गतिशीलता, आवश्यकता हुई तो हम बाहर की ओर चल पड़े। तो ये ना तो विषम होती है और ना ही एक समान होती है, ठीक है। तो ये अनुक्रमिक चरणों में बढ़ती है, जिसे अनुक्रम कहते हैं। इसे हम चरणों में बढ़ती है, स्टेप बाय स्टेप होती है, ठीक है, जिसे फॉलोइंग भी कहते हैं कि किसी को फॉलो करना, ठीक है। तो ये अनुक्रम का अर्थ है कि अनुक्रमिक चरणों में होती है, ठीक है। इसे बाह्य जोन के परिस्थिति के वास पर आक्रमण के रूप में भी देखा जा सकता है। इसमें ये भी देख सकता है कि बाह्य जोन में लोग रहना शुरू कर देते हैं। अनुक्रम को आक्रमण की अनुपूरक प्रक्रिया स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि आक्रमण के बाद ही आरंभ होता है। तो अनुक्रम को इसके बाद की माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि पहले लोग आते रहने लग जाते हैं, तो फिर लोग उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आवश्यकता होने पर बाहर जाना शुरू कर देते हैं। आवश्यकता होने पर बाहर तब वो जाएंगे ना जो वो यहाँ पे आके रहना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि इसमें कि अनुक्रम जो है वो तभी होता है, ये इसकी आगे की प्रक्रिया, आक्रमण के आगे की, ठीक है। तो आक्रमण और अनुक्रम की ये पारिस्थितिकी प्रक्रियाएं किसी भी क्षेत्र में जातीय आर्थिक समूहों की गतिशीलता और उसके बाद होने वाले परिवर्तनों जो नगर की अनेक प्राकृतिक क्षेत्रों की विशेषताएं हैं। तो आक्रमण और अनुक्रम जो है पारिस्थितिकी प्रक्रियाएं हैं जो जातीय और अल्पसंख्यक समूहों की गतिशीलता को दर्शाती है। तो ब्रुकलिन की जातीय आक्रमण और अनुक्रम की हाल के एक अध्ययन से पता चला कि पारिस्थितिकी आंकड़ों की व्याख्या के लिए विश्लेषण के ढांचे का विस्तार करना होगा, ताकि विश्वव्यापी सामाजिक और आर्थिक उथल पुथल तथा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक पुनर्गठन की प्रवृत्तियों को शामिल किया जा सके। तो ब्रुकलिन जो है वो क्या कह रहे हैं कि जातीय आक्रमण और अनुक्रम के हाल के एक अध्ययन से पता चलता है, ब्रुकलिन ने एक अध्ययन किया, उससे पता लगता है कि पारिस्थितिकी आंकड़ों की व्याख्या के लिए विश्लेषण के ढांचे का विस्तार करना होगा। तो उनका कहना था कि अगर हमें आंकड़ों का विश्लेषण करना है तो हमें पूरा जो हमने ढांचा तैयार किया उसका विस्तार करना होगा, ठीक है। तो आपको ये आक्रमण और अनुक्रम क्लियर हो गया होगा। बर्गेस का मॉडल जरूर देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो सीरीज अगर पूरी चल रही है, अगर आप एमएस सेकेंड ईयर से आपने नगर की अर्बन सोशियोलॉजी चूज की है सिलेबस में, तो आप इसकी पूरी सीरीज जरूर देखना। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं जो कि संकेंद्रण और केंद्रीयकरण है, नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है। मैं सोच रही थी इसको एक ही वीडियो में ताकि इसलिए कवर करूं ताकि आपको ढूंढनी ना पड़े दूसरी वीडियो, और एक ही वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो केंद्रण और केंद्रीकरण जिसे कंसंट्रेशन एंड सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, ये जो था आर्थिक क्रियाकलाप पर आधारित था, सिर्फ फाइनेंशियली पे आधारित है, ठीक है। ये तो संकेंद्रण नगरीय समाज की एक प्रक्रिया है, ये भी प्रक्रिया है। ये नगर की ओर ग्रामीण जनसंख्या के बड़े पैमाने पर प्रवास के कारण होता है। नगर की ओर ग्रामीण जनसंख्या बढ़ रही है, क्यों जाती है ग्रामीण जनसंख्या? आपको भी पता है मजदूर क्यों आते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर पैसे जो है आर्थिक क्रियाकलाप ज्यादा पाए जाते हैं, लोगों को काम आसानी से मिल जाता है। ये ग्रामीण नगरीय या नगरीय प्रवास भी नगर में जनसंख्या की ओर भी अधिक संकेंद्रण की ओर प्रवृत्त करता है। तो अगर ग्रामीण से भी लोग आते हैं और नगर से भी लोग जो है नगरीय प्रवास की तरफ जाते हैं, ऐसी जगह की मार्केट की तरफ जाते हैं। जैसे मैं यहाँ रहती हूँ, मार्केट यहाँ है, तो मैं सामान लेने कहाँ जाऊंगी? मैं वहां जाऊंगी क्योंकि मुझे लगेगा यहाँ पे मार्केट है, तो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें पड़ जाएगी, तो यहाँ थोड़ा सस्ता मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो नगर के ही लोग नगरों में भी प्रवास करते हैं, बहुत हम इधर उधर भी जाते हैं। इनकी जनसंख्या की संरचना परिवर्तनशील होती है, जनसंख्या की ओर अधिक संकेंद्रण की ओर प्रवृत्त करता है। इससे क्या होता है, जनसंख्या संरचना परिवर्तनशील होती रहती है, जनसंख्या बढ़ती रहती है, कभी घटती रहती है। तो नगरियों में जो तेजी से बढ़ता हुआ जनसंख्या घनत्व है वो संकेंद्रण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण सूचक है। संकेंद्रण मतलब सेंट्रलाइजेशन, मतलब सेंटर की तरफ आगे बढ़ना, ठीक है। केंद्र मतलब केंद्र की तरफ आगे बढ़ना। तो इसमें क्या होता है, तेजी से जो जनसंख्या घनत्व बढ़ता जा रहा है वो भी एक केंद्रीकरण की प्रक्रिया का सूचक है, क्योंकि लोग केंद्र की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो केंद्रण और केंद्रीकरण में परिधीय अथवा बाह्य स्थानों की हानियां बढ़ जाती है और सामान्य रूप से केंद्र से अधिक दूरी के कारण उत्पन्न आर्थिक और सामाजिक बंधन में योगदान देता है। तो
क्या कह रहे हैं, केंद्र और केंद्रीकरण में क्या होता है, बाह्य स्थान, जो बाहर की स्थान है उसमें हानियां बढ़ने लगती है। सामान्य रूप से जो केंद्र से अधिक दूरीकरण के कारण उत्पन्न आर्थिक और सामाजिक बंधन में योगदान देता है। तो क्या कह रहे हैं, जो केंद्र में अधिक दूरी हो जाती है, केंद्र से हम दूरी कर देते हैं, उसमें क्या होता है, आर्थिक और सामाजिक बंधन प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन करके सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ना। तो केंद्र और केंद्रीकरण जो है आपस में लिंक है कि हम केंद्र और केंद्र की तरफ जा रहे हैं और केंद्रीकरण वहां पे हमारा हो रहा है कि हमें वहां पे कार्य मिल रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। जातीय केंद्रण नगरीय समाज का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू दर्शाता है। जातीय केंद्रण मतलब जाति की तरफ से केंद्रण मतलब जाति, एक किसी जाति का आपस में केंद्र की तरफ बढ़ना। इसे नगरीय आबादियों के बीच आवासीय विभेदीकरण की सामान्य प्रक्रिया और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विभिन्नताओं के समग्र प्रभाव दोनों के रूप में देखा जा सकता है। तो ये जो है इसको हम इसे नगरीय आबादियों के बीच आवासीय विभेदीकरण की सामान्य प्रक्रिया और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विभिन्नताओं के समग्र प्रभाव दोनों के रूप में देखा जा सकता है। तो हम जातीय केंद्रण को देखते हैं कि सामाजिक प्रभाव भी डालता है और आर्थिक प्रभाव भी डालता है, सांस्कृतिक विभिन्नताओं में प्रभाव भी डालता है। अगर आपने देखा हो तो इसमें मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है कि नई दिल्ली में चित्तरंजन पार्क में बंगाली आबादी का केंद्रण है, मतलब कि ये जातीय केंद्रण है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ही जाति के लोग पाए जाते हैं, वहाँ पे बंगाली आबादी ज्यादा पाई जाती है। ऐसे पुरानी दिल्ली में मुस्लिम आबादी ज्यादा पाई जाती है। नई दिल्ली में अगर आप लाजपत नगर साइड चले जाए तो वहाँ पंजाबी आबादी ज्यादा पाई जाती है। तो ये जातीय केंद्रण के कुछ उदाहरण है। तो आपको क्लियर हो गया होगा जातीय केंद्रण क्या होता है। ठीक है, केंद्रण देख लिया, केंद्रीकरण देख लिया, जातीय केंद्रण देख लिया। आप थोड़ा और देख लीजिए इसमें स्थानिक केंद्र और केंद्रीकरण आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। हमने पहले ही पढ़ा कि ये आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित होते हैं, बढ़ते आकार की इकाइयों में संगठित होते रहते हैं और ये पदानुपानिक संगठनात्मक संरचना के अंदर होते हैं। ये संरचना के अंदर पाए जाते हैं और इकाइयों में संगठित होते जाते हैं। बढ़ते आकार की इकाइयों में जुड़ते जाते हैं। ये पूंजी का गैर स्थानिक रूप में केंद्रण आधार कुछ बड़े स्वामियों के हाथों में केंद्रण उन्नत पूंजीवाद का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो पूंजी का गैर स्थानिक रूप में केंद्रण क्या कह रहे हैं कि कई लोगों के हाथ में, जो बड़े बड़े स्वामी होते हैं उनके हाथ में पूंजी होती है, वो अपनी अपनी इंडस्ट्रीज लगाते रहते हैं और आगे बढ़ते ही जाते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप से जुड़े रहते हैं। और ये राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के केंद्रण का स्रोत है। तो ऐसे राजनीतिक और आर्थिक सत्ता बढ़ती जाती है, जो राज्य के ऐसे केंद्र से भी बढ़कर होता है। तो हमने यहाँ पर केंद्रण देख लिया क्या होता है, केंद्रीकरण देख लिया कि केंद्र में रहकर ही कार्य करना, आक्रमण देख लिया। अब लास्ट है हमारा सेपरेशन, जो बचा है पृथक्करण। तो पृथक्करण नगरीय समाज में सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक समूहों को समझने की महत्वपूर्ण परिस्थिति की प्रक्रिया पृथक्करण भी है। अब सामाजिक संस्था और सामाजिक समूहों को समझने के लिए एक प्रक्रिया और आ गई सेपरेशन। ठीक है, जिसे हम कहते हैं पृथक्करण। ये उस प्रक्रिया को उल्लेख करता है कि जिसमें नगरीय जनसंख्या का निम्न मानदंडों की दृष्टि से विभिन्न सामाजिक समूहों में विभाजन होता है। ये उस चीज को बताता है कि कैसे जो नगर की जनसंख्या है उनको सामाजिक समूहों में कैसे विभाजित किया जाता है। आय परिस्थिति पे कि हमने बोल दिया इनकी आय अच्छी है या हाई क्लास लोग हैं तो उनको हमने हाई क्लास में बांट दिया, कि इनकी आय अच्छी है तो आय में बांट दिया, कि जिनकी 2 लाख से ऊपर आय है वो अच्छी है, अच्छे लोग हैं या हाई क्लास में आते हैं। ठीक है, ऐसी सामाजिक परिस्थिति में भी बांट दिया, जाति में बांट दिया, वर्ग में बांट दिया और अन्य भी कुछ परिस्थितियां उनमें भी बांट दिया। तो पृथक्करण का मतलब है सेपरेट कर दिया, लोगों को सामाजिक समूहों को विभाजन कर दिया। क्लियर हो रहा है? तो सबको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, और नगर की मैंने बताया आपको सीरीज बना चुके हैं हम, तो नगर की सीरीज चल रही है अर्बन सोशियोलॉजी की, उसके बाद हम शिक्षा का समाजशास्त्र शुरू करेंगे। तो आप वीडियोस पूरी देखिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर कम है। ठीक है, तो पृथक्करण का आपको मतलब समझ आ गया होगा। और हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि धर्म के समाजशास्त्र की भी सीरीज हम कर चुके हैं। धर्म के समाजशास्त्र की आपको सारी वीडियो मिलेगी मेरे चैनल पे। पृथक्करण का अर्थ है कि स्थानीय अथवा क्षेत्रीय आवास व्यवस्था के अंदर विभिन्न जनसंख्या समूहों का असमान वितरण। अब ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, मुझे लगता है पृथक्करण से आपको साफ समझ आ गया कि ऐसी स्थानीय और क्षेत्रीय आवास व्यवस्था के अंदर विभाजन कर दिया कि हमने स्थानीय में और क्षेत्रीय में जनसंख्या को बांट दिया। ठीक है, जनसंख्या समूहों का असमान वितरण हमने कर दिया, उसे पृथक्करण कहते हैं। कि सबसे बड़े नगर प्राय सर्वाधिक पृथक होते हैं, क्षेत्रों में प्रकट हुए हैं। इसीलिए एक नगरीय क्षेत्र के अंदर समूहों के स्थानिक वितरणों के मध्य जितनी अधिक भिन्नता होगी, एक दूसरे के साथ उनकी सामाजिक दूरी से भी उतनी ही अधिकता होगी। तो क्या कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में अधिकता पाई जाती है। ठीक है, सॉरी, भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, नगरीय क्षेत्र के अंदर समूहों में भी भिन्नता पाई जाती है। लोग आपस में भिन्न भिन्न लोग प्रकार के लोग रहते हैं। जैसे हमने अब एग्जाम्पल देखा कि नई दिल्ली में इस साइड नई दिल्ली में बंगाली आबादी रहती है, पुरानी दिल्ली में मुस्लिम आबादी रहती है। तो
जातीय आधार पर, मतलब इसमें भी भिन्नता आ रही है, उनको पृथक कर दिया है। ठीक है, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, आय के आधार पर। तो पृथक्करण बाजार आधारित भूमि और बुनियादी सेवाओं को अधिक से अधिक स्वीकार करने के कारण हुआ है। पृथक्करण कैसे होता है कि बाजार आधारित भूमि, क्योंकि जो बाजार की भूमि होती है सबसे ज्यादा महंगी होती है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट होती है। अगर आप यहाँ पे दिल्ली की बात करूँ मैं अगर आपसे, दिल्ली में है सीपी कनॉट प्लेस, अगर आपने सुना हो या देखा भी हो, तो वहाँ पे जो है महंगाई काफी है। वहाँ पे अगर आपने एक दुकान खरीदनी है तो वो आसान नहीं है जितना कि नॉर्मल जगह पे आप दुकान खरीद सको। ठीक है, तो ये क्या करे कि बाजार आधारित भूमि जो होती है वो ज्यादा महंगी होती है। तो इसमें अधिक मूल्य के कारण बेहतर स्थानों से गरीबों और सीमांत आबादी को निकाल बाहर करने की प्रवृत्ति होती है। तो इसमें मूल्य अधिक पाए जाते हैं, तो वहाँ पे गरीब तो होंगे नहीं, क्योंकि अमीर ही है जो लोग वहाँ पे शॉप खोल सकते हैं। ठीक है, तो मिडिल क्लास का भी पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या कह रहे हैं कि फिर वो जो लोग होते हैं वो वहाँ पे सिर्फ जो है जो गरीबों की आबादी होती है वो वहाँ से थोड़ा कुछ दूर रहने लगती है, जहाँ पर भूमि सस्ती होती है। हमने देखा थी पिछले मैंने आपको ये मॉडल में समझाया था, पीछे ही समझाया था, वैसे ही है। ठीक है, तो ये मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ कि हम अगर मिडिल क्लास के लोग अगर हम जाते हैं, ठीक है, सीपी जा रहे हैं हम, तो हम वहाँ पे शॉपिंग करने जाएंगे और वापस घर आ जाएंगे। लेकिन हम वहाँ पे दुकान खरीद रहे हैं या ये सोच कि हम वहाँ घर खरीद लेंगे, तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है जितना कि हाई क्लास के लिए पॉसिबल है। तो विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अंतःक्रिया का अवसर जिसमें कम अधिक अभिवादन संदेश विनिमय होता है। तो लोगों के साथ अपना प्रत्यक्ष व्यक्तिगत पाया जाता है, लोग अपना व्यक्तिगत जो है हित पूरा करना चाहते हैं। और व्यवहार पर प्रभाव पृथक्करण का एक परंपरागत उद्देश्य रहा है। कुछ अन्य कारणों से भी पृथक्करण संभव है, पर एक प्रघटना के रूप में इसकी रुचि इस तथ्य में निहित होती है कि एक आवासीय निकटता अनेक प्रकार की बाध्यताओं का सृजन करती है। ये दो प्रकार की हो सकती है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो क्या कह रहे हैं कि आवासीय निकटता में भी, पृथक्करण में भी इनको दो प्रकारों में बांट दिया कि एक सकारात्मक पृथक्करण होता है, एक नकारात्मक होता है। नकारात्मक पृथक्करण कैसे हुआ कि भाई तू इस जाति का तू यहाँ नहीं रह सकता। ठीक है, सॉरी गाइस मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि आप इस जाति के हो, आप इधर नहीं रह सकते, तो आप जाओ यहाँ से, हमारे देश से निकल जाओ। तो ये नकारात्मक पृथक्करण है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं कर सकते हम। सकारात्मक पृथक्करण ये है कि हमने उनको एक एरिया दे दिया, भाई आप यहाँ बच जाओ, आप यहाँ रह सकते हो, ये आपके लिए जगह है, आप भी इस देश के निवासी हो, आप भी यहाँ रह सकते हो, आपका पूरा हक है। तो ये सकारात्मक हुआ। ठीक है, आपको क्लियर होगा इनका पृथक्करण। तो रॉबर्ट पार्क के अनुसार सामाजिक संबंधों का स्थानीय संबंधों के साथ अनिवार्य रूप से सहसंबंध है। तो रॉबर्ट पार्क ने ये बताया, अब हमने सारे पर्सपेक्टिव बता दिए, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देख लिया हमने, आक्रमण अनुक्रम वाला देख लिया, केंद्रण वाला देख लिया, अब ये पृथक्करण भी हो गया। तो उन्होंने ये बोला कि सामाजिक संबंध जो है स्थानिक संबंधों के साथ भी अनिवार्य रूप से सहसंबंध है। तो लोग जो है सामाजिक संबंधों का और आपस में संबंध भी पाया जाता है, समाज का भी संबंध पाया जाता है। आवासीय पृथक्करण की मात्रा का सामाजिक दूरी के साथ प्रत्यक्ष सहसंबंध था। हमने देखा कि आवासीय जो पृथक्करण है उसमें सामाजिक दूरी होती थी कि हम जहाँ पे ज्यादा मार्केट, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जहाँ पे ज्यादा मांगे होंगी जमीन की वहाँ पे लोग नहीं रहेंगे, लेकिन उससे ज्यादा दूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जमीनें सस्ती होंगी, तो सामाजिक दूरी बढ़ जाती है इससे। तो मानवीय परिस्थितिकी विदों की मानव जनसंख्या और सामाजिक संस्थाओं के स्थानिक वितरणों की देन न केवल व्यापक रूप से प्रसिद्ध है, पर अनेक समाज वैज्ञानिकों का प्राय इससे भ्रम भी हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं, जो मानवीय परिस्थितिकी विदों की मानव जनसंख्या और सामाजिक संस्थाओं के स्थानिक वितरण की देन है। तो वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ मानव परिस्थितियों ने मानव जनसंख्या और सामाजिक संस्थाओं को स्थानिक वितरणों में ही नहीं बांटा है कि ये सिर्फ सामाजिक संस्थाओं में और मानव जनसंख्या में नहीं बांटा, बल्कि अनेक समाज वैज्ञानिकों का भी उन्होंने बताया कि इसमें अनेक तत्व भी जुड़े हुए हैं। तो पूर्व औद्योगिक नगरों में पृथक्करण की विशेषताएं दृष्टिगोचर होती थी। गिडियन जोबर्ग ने फेस मोरक्को सीरिया में अनन्य सामाजिक पृथक्करण की चिन्ह देखे, जिसके कारण वहाँ कॉर्डनों या वर्णों का निर्माण हुआ था। तो उन्होंने यहाँ पर देखा, ये जो थे गिडियन जोबर्ग, उन्होंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर ना अलग अलग वार्डों और अलग अलग क्वार्टर आपको पता होगा, जो जिनको घर दे दिया जाता है, जो लोग काम करते हैं कहीं पर, तो उनको वहीं पे छोटे छोटे कमरे दे दिए जाते हैं, वो वहीं रहते हैं और वहीं से जल्दी उनको आसान भी होता है काम पे आना। तो वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने देखा कि सामाजिक पृथक्करण कैसे था, वहाँ पर सामाजिक सेपरेशन था कि मतलब क्वार्टर और वार्डरों का निर्माण कर दिया, जहाँ पर वो लोग जो है जो वहाँ के मजदूर कार्य करते थे वो वहाँ पर ही रहते थे। तो क्वार्टर तीक्ष्ण स्थानीय सामाजिक विभाजन प्रकट करते हैं, जाति समूह विशेष भागों में रहते हैं। तो क्वार्टर क्या बताते हैं कि अलग ही सामाजिक विभाजन था, स्थानीय विभाजन था, मतलब इस स्थान पर मजदूर रहेंगे सिर्फ, ठीक है, और जाति समूह विशेष भागों में रहते थे कि इस जाति के मतलब मजदूर जाति नहीं, इसका मतलब जाति मतलब ये नहीं कि ये
हिंदू मुस्लिम ये जाति नहीं थी। यहाँ पे क्लियर आपको ये करना पड़ेगा। जाति उन्होंने उसमें बताया, जातीय समूह मतलब मजदूर समूह। उन्होंने मजदूर को एक जातीय समूह में बांट दिया कि वो अलग भागों में रहेंगे, ठीक है। तो व्यवसायिक समूह जो था वो कभी कभी कुछ जातीय विशेषता वाले समूह विशेष रूप से एक दूसरे से अलग रहते हैं। तो उन्होंने कहते थे व्यवसायिक समूह जो था, जो कभी कभी जो है जो हाई पोस्ट पे लोग होते थे वो अलग अलग थोड़ा उनसे अलग रहते थे, ठीक है। तो नगरीय समाज का पृथक्करण भाषा, संस्कृति और जाट की दृष्टि से भी किया गया है, ठीक है। तो नगरीय समाज का पृथक्करण भाषा संस्कृति से भी किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया। अभी नगरों की संरचना नेक्स्ट चैप्टर 6 हम पढ़ेंगे। और मैं सोच रही हूँ कि ये जो नगरों की संरचना है चलो हम ये कर लेंगे। मैं सोच रही हूँ जो मॉडल है ना, इनकी मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगी क्योंकि काफ़ी बड़े और डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो इनकी एक एक सेपरेट वीडियो बना देंगे और उसमें मॉडल्स की लिख दूंगी मैं है कि मॉडल्स हैं, ठीक है। तो उसमें नाम लिख के फिर आप वैसे मॉडल्स में अलग अलग वीडियो में इसके पार्ट्स में देख लेना, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है। ऑप्शन आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा, चैप्टर 5 इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, एक बार समझ आ जाए। बाकी लिख तो आप सकते ही हो, और थोड़ा आपको बुक की लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। अगर आप सोचो कि आप सब कुछ बना के लिख दोगे तो इतने नंबर तो आपको इतना भी पता है कि आपको नंबर इतने नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्लियर है। अगर आपको नोट्स चाहिए टेलीग्राम लिंक मैं सेंड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्लेलिस्ट हाँ जो मैंने 2 बना दी है, नगर की भी बना दी है, धर्म की भी बना दी है, वो दोनों मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और कमेंट्स में भी दे दूंगी, ताकि आप उसको खोलो और आराम से वीडियो देख सको। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी आगे हेल्प हो सके। और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना है या आपको लगता है कि कोई कमी है इस चीज़ में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इम्प्रूव करूँगी अपनी कमियों को, ठीक है। क्योंकि पहले वॉइस की भी बताया था किसी ने, वॉइस सही नहीं आ रही, क्योंकि एक्चुअली अभी मैंने माइक नहीं लिया है तो मैं लीड में ही एयरफोन लगा के करती थी तो एयरफोन से कम आ रही थी। अब मैं ऐसे ही कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि आवाज़ ठीक आ रही है। धीरे धीरे मैं सब कुछ अपने इक्विपमेंट्स भी ले लूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें हम नगरों की संरचना पढ़ेंगे और मॉडल्स पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हमें कवर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए बाय। तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है।